दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और क्योंकि हम लोग कहानी के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं, तो अब जो है कहानी आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि अपने एंड की तरफ जा रही है। जो कहानी का मेन मोटिव है वो कहानी में आ चुका है। आप लोगों को ऑलमोस्ट हर किरदार के बारे में, हर कहानी के पहलू के बारे में आपको पता चल चुका है। अब जो कहानी आगे बढ़ रही है वो है अपने अंत की तरफ, यानी कि अब ये कहानी यहाँ से आगे चल रही है वो एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। बट कोई नहीं, जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है, ताकि एक और नई शुरुआत हो सके। ये कहानी ख़त्म हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं, कहानियाँ और भी हैं और आती रहेंगी। पर इसके लिए आप लोग प्लीज़ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ कहानी के एंड में। अरुणिमा ने जैसे ही रूबी का जिक्र किया, आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अरुणिमा को देखते हुए बोला, तो तुम्हें जलन हो रही है? अरुणिमा मुंह बनाते हुए किचन की तरफ जाने लगती है और उसने इतराते हुए कहा, मुझे क्यों जलन होने लगी? किसी रूबी पन्ना डायमंड से? मेरा उससे क्या लेना देना है? वो किचन काउंटर पर आती है और 2 कप निकालकर उसने कॉफ़ी बनानी शुरू ही किया था कि तभी आस्तिक वहां आ जाता है और उसने अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमा दिया और अपने दोनों हाथ किचन काउंटर पर रखकर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, उससे नहीं, पर मुझे तो है ना। पर अरुणिमा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेला और रूठते हुए कहा, नहीं, मेरा तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, हमारा डिवोर्स हो चुका है और तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। पर तभी आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पकड़ी और उसे घुमाकर उसकी कमर में लगा दिया, जिससे अरुणिमा एक झटके से आस्तिक के इतने करीब आ जाती है कि वो आस्तिक के सीने से लगी हुई थी। उन दोनों का शरीर पूरी तरह से चिपका हुआ था और आस्तिक अरुणिमा के दोनों हाथों को उसकी पीठ से लगाते हुए उसके चेहरे पर झुककर बहुत ही सरगोशी के साथ कहता है, XYZ, ये सिर्फ कागज के पन्नों तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। डिवोर्स तुमने मांगा था और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे 1 साल तक अलग रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कागज के टुकड़े को मैंने अपनी किस्मत मान ली है। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और जब तक तुम्हारी सांस है तब तक मेरी रहोगी। समझ में आया? मैसेज आस्तिक रायचंद। अरुणिमा की आंखों में नमी आ गई। उसने आस्तिक की आंखों में देखा, आज भी वही चमक, वही अंदाज और वही जुनून है जो अरुणिमा के हर हिस्से पर अपना अधिकार कर चुका है। आस्तिक अरुणिमा के चेहरे के और करीब आता है। उसके गाल अरुणिमा के गलों से टकरा रहे थे। उसने धीरे से अपने गालों से अरुणिमा की कोमल गालों पर सहलाना शुरू किया। आस्तिक की हल्की नुकीली दाढ़ी अरुणिमा के नाजुक गालों पर जलन का एहसास कर रही थी, लेकिन अरुणिमा इतने समय बाद आस्तिक की खुशबू में समाई हुई थी। आस्तिक ने उसके कानों के पास जाते हुए मदहोशी से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए हर चीज को फिर से शुरू करने के लिए। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ और आज रात से मेरा वक्त शुरू होता है, तो चलो आज रात हमारे रिश्ते की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि हम पहले बार मिल रहे हैं, एक अजनबी की तरह जिनका पहले कभी कोई रिश्ता ना रहा हो। और आज पहली बार हम शुरू से शुरू करेंगे। आस्तिक ये बोलकर धीरे से अरुणिमा के गलों से अलग होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। अरुणिमा अपनी आंखों में फिर से आस्तिक के लिए प्यार लिए उससे बोली, मैं अजनबियों के साथ ज्यादा जान पहचान नहीं बढ़ाती। अचानक से आस्तिक ने अरुणिमा की दोनों कलाइयों को छोड़ दिया और धीरे से उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसने अरुणिमा के गारमेंट के हक को खोल दिया, जिससे अरुणिमा एक पल के लिए सहम जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। लेकिन आस्तिक अपनी आंखों में हसरत लेकर उसे देखते हुए कहता है, लेकिन इस अजनबी को तुम पसंद आ गई हो और अब ये अजनबी तुम्हारे साथ अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता है, या तो तुम्हारी मर्जी हो या फिर मेरी चाहत। अरुणिमा के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी आंखों में चमक आ गई थी और होंठ फड़फड़ाने लगे थे। आस्तिक ने उसकी खुली हुई पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। अरुणिमा की आंखें बंद हो गई और उसने अपना निचला होंठ अपने दांतों तले दबा लिया। आस्तिक के एक जीवन में ऐसा पागलपन था कि उसके पहले स्पर्श के साथ ही अरुणिमा पिघल गई। आस्तिक उसके कानों में आता है और अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम आज भी मेरे टच से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हो ना? आस्तिक प्लीज जा। अरुणिमा ने अपने कांपते हुए शब्दों से आस्तिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आस्तिक उसकी बंद आंखों को देखते हुए मुस्कुरा जाता है। उसने अरुणिमा के करीब आए और धीरे से अपनी उंगलियां उसकी नाभि के आसपास सहलाते हुए कहा, मैं रुक जाऊंगा, बस एक बार कहो। कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती हो, कह दो कि जो मैं कर रहा हूँ उससे तुम एक्साइटेड नहीं हो रही हो,
कह दो कि मेरी छूने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। कह दो इस 1 साल में तुमने मेरे वजूद को मिस नहीं किया है। रातों में करवट बदलते हुए तुमने तकिए को गले लगा कर मुझे इमेजिन नहीं किया है। बस एक बार कह दो। लेकिन अरुणिमा अपनी आंखें बंद किए हुए तेजी से सांस ले रही थी। उसके कानों में आस्तिक की आवाज तो जा रही थी, लेकिन उसकी सारी इंद्रियां इस समय उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थीं, क्योंकि आस्तिक का हर एक शब्द सच था। उसने हर रात आस्तिक के होने को इमेजिन किया था और कई बार तकिया को गले लगाकर उसने बेसब्री से रातें बिताई थीं। आस्तिक के स्पर्श ने उसे सच में बेकाबू कर दिया था। वो उसके एक टच से पिघल गई थी और वो ये कभी भी नहीं कहेगी कि उसे आस्तिक नहीं चाहिए। उसे आस्तिक हर पल में चाहिए, हर समय चाहिए, हर लम्हे में चाहिए। और इस वक्त तो उसे आस्तिक की ऐसी तलब हो रही थी जो उसने पिछले 1 साल से अपने अंदर कैद कर रखी थी। उसे तड़पता हुआ देख आस्तिक को और ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये तड़प सिर्फ अरुणिमा की नहीं थी, बल्कि आस्तिक की भी थी। वो चाहता तो खुद आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसे अरुणिमा की तरफ देखनी थी और उसका ये इंतजार जल्दी पूरा हुआ। अरुणिमा अपनी आंखें खोलकर आस्तिक को देखती है, जो अपनी आंखों में मदहोशी, प्यार और अरुणिमा की चाहत लिए अभी भी उसे देख रहा था। और अगली ही पल अरुणिमा ने अपने दोनों हाथ आस्तिक की गर्दन पर रखे और खुद आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उन दोनों के ही सब्र का बांध टूट गया और दोनों ही एक दूसरे के होठों पर बेसब्र होकर टूट पड़े। आस्तिक ने अरुणिमा की कमर पर हाथ रखा और उसे एक झटके से लिफ्ट करते हुए अपने गोद में उठा लिया। अरुणिमा ने भी अपने दोनों पैर आस्तिक की कमर पर लपेट दिए और आस्तिक उसे थामे हुए किचन से बाहर निकलता है। वो उसे सीधे अरुणिमा के कमरे में ले जाता है और बेड पर पटक देता है। इस बीच उनकी किस कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई थी। आज रात वो दोनों फिर से एक शुरुआत करने वाले थे। 1 साल का इंतजार और नई शुरुआत का इंतजार दोनों खत्म हो चुका था। आज न तो कोई सौदा था और न ही कोई समझौता थे, तो बस 2 लोग जो एक दूसरे को पाने के लिए तड़प रहे थे। देखते हैं कल का सूरज उनके इस नए रिश्ते में कौन सी रोशनी बिखेरता है। तारांकन तारांकन तारांकन। सबसे पहले उन रीडर का दिल से शुक्रिया जो कहानी को पढ़ते हैं और राइटर को राइटर समझते हैं और वे समझते हैं कि कहानी एक फिक्शन है। अब बात करते हैं उन राइटर की जिन्हें लगता है कि लेखक के किसी भी नोवेल्स की कहानी को पढ़कर वे उसे लेखक के ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग पहली फुर्सत में निकलें। तुम्हारे पढ़ने या नहीं पढ़ने से मेरी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन की दुनिया में नोवेल्स की कमी नहीं है। मेरी छोड़ो, किसी और पर चले जाओ। लेकिन अगर समझते हो कि एक कॉइन और एक डायमंड लगाकर तुमने लेखक को खरीद लिया है तो अपनी इस छोटी सोच को अपनी जेब में रखो और मेरी नोवेल से अभी के अभी निकल जाओ। कोई कमेंट में आकर मुझे ज्ञान नहीं देगा कि मुझे कैसे लिखना चाहिए या फिर मुझे इस कहानी में आगे क्या करना चाहिए। अगर इतनी ही समझ है तो एप्लीकेशन में सबको मौका दिया है, तुम अपनी कहानी लिख लो। तुम्हारे 2 एड, एक कॉइन या एक डायमंड से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने मेरी पिछली कहानी छोड़ दी है। अगर मैं इस कहानी को खराब किया है तो वे ये कहानी भी छोड़ देंगे। ऐसे लिखने वाले और सोच रखने वाले जो भी रीडर यहाँ मौजूद हैं, पहली फुर्सत में निकलें। कहानी शुरू की थी तब किसी से पूछकर नहीं की थी और इसके आने वाले एपिसोड भी किसी से पूछकर नहीं लिखूंगी। पढ़ना है, प्यार से पढ़ो और एक काल्पनिक दुनिया समझकर पढ़ो तो कहानी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और लिखने वालों की नज़र में एक अच्छे रीडर की कैटेगरी में भी आओगे। लेकिन नहीं, जो गंदगी दिमाग में है वो कमेंट में करके जाओगे और हेटर की लिस्ट में आकर अपना ही नाम खराब करोगे। पहले भी कई एपिसोड में कह चुकी हूँ कि ये एक फिक्शन दुनिया है, एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन घटिया सोच वाले लोग एक काल्पनिक किरदार के लिए इज्जत मांगते हैं, उसके लिए सम्मान मानते हैं और उसके लिए सब कुछ अच्छा मानते हैं। लेकिन एक जीती जागती राइटर के लिए ना तो उनकी आंखों में सम्मान दिखता है और न ही शब्दों में सम्मान की भावना होती है। मैं बहुत हद तक नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ और ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन जब बात पर्सनल हेट की हो तब जवाब देना बनता है। बात की एक बात, मैं वही लिखती हूँ जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जिन्हें पसंद आती है वे कहानी को पसंद करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और जिन्हें नहीं पसंद आती है वे पहले एपिसोड से ही नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि 100-200 एपिसोड पर भी नेगेटिव कमेंट करने वालों को कहानी तो पसंद आ रही है और वे मेरी कहानी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। बस ये है कि उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन नहीं जा रहा है कि इस कहानी में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा वे सोच रहे हैं, और उनको लगता है जैसा वे सोच रहे हैं लेखक वही लिखे। तो डियर रीडर्स, आपके पास भी लिखने का ऑप्शन है। खुद जाकर अपनी कहानी लिख लीजिए और वही लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं। और ये लास्ट वाली बात, कोई भी मरकर कोई काम नहीं करता है।
तुम लोग भी तो कहानी पढ़ने तभी आते हो न जब फ्री टाइम होता है, तो लेखक से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह हमेशा फ्री होकर तुम्हारे लिए एपिसोड लेकर बैठी रहेगी। वह भी इंसान है, बीमार पड़ सकती है, उसकी भी हेल्थ है, उसकी भी फैमिली है, उसके साथ भी कोई इशू हो सकता है। एपिसोड नहीं देने पर, छोटे देने पर या फिर तुम्हारी पसंद के न देने पर जो उसे नेगेटिव कमेंट करते हो, कभी इसका खुद के ऊपर इस्तेमाल करके देखो। जानती हूँ, ऐसे घटिया सोच वाले कहीं आगे जाकर तरक्की नहीं करेंगे। जो अब तक मेरी कहानी में पड़े हुए हैं वे आगे भी पड़े रहेंगे और ऐसे कमेंट मुझे आगे भी मिलेंगे और उसका जवाब मैं आगे भी दूंगी। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं इस राइटर पर एहसान कर रही हूँ, इसकी कहानी को पढ़कर वे अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं। तुम जाओगे सो आ जाएंगे। और मुझे अगर एक सिंगल कमेंट मिला ये कहकर कि मुझे लिखना नहीं आता है तो एप्लीकेशन की तरफ से क्रिया के लिए तैयार रहना। अगले दिन की सुबह के साथ सूरज की पहली किरण खिड़की से इन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। हल्की हल्की रोशनी में आस्तिक और अरुणिमा एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। आस्तिक के सीने पर अरुणिमा का सर था और उसके बाल आस्तिक के कंधों तक फैल रहे थे। आस्तिक ने एक हाथ से अरुणिमा को बाहों में भर रखा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। उनके बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट थी जिससे उन दोनों को ढका हुआ था और कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। आस्तिक ने जिस हाथ से अरुणिमा को कंधे से थाम रखा था, वो धीरे धीरे उसके कंधे को सहलाते हुए अपना हाथ उसकी कमर तक ले जाने लगा। अरुणिमा ने जब उसके हाथ को ब्लैंकेट के अंदर अपनी कमर के पास महसूस किया तो तुरंत उसका हाथ रोकते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से गुस्से में उसे घूरकर देखने लगी। आस्तिक उसे अपनी प्यार भरी आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? अरुणिमा ने गुस्से में उसे घूरकर देखते हुए कहा, खबरदार जो आगे कुछ करने की सोची तो। मैं थक गई हूँ। अरुणिमा ने जैसे ही ये कहा, आस्तिक की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए अरुणिमा के गालों पर अपनी उंगली रखी और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बस 2 बार में ही थक गई। मैं तो और 2 बार के लिए रेडी हूँ। अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं, जैसे कि वो आस्तिक को इम्पॉसिबल वाली नज़रों से देख रही हो। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा से कहा, अरे यार, ऐसे क्यों देख रही हो? 1 साल की तड़प है, 1 रात में कैसे जाएगी? अरुणिमा एकदम से चौंक कर उठकर बैठ गई। उसने ब्लैंकेट से अपने सीने तक खुद को ढक लिया और हैरानी से आस्तिक को देखते हुए बोली, क्या 1 साल तक? तुमने सच में 1 साल तक मेरा इंतजार किया है? आस्तिक बेड के हेड रेस्ट से टिककर बैठ गया और अरुणिमा को प्यार से देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अपनी तड़प मिटाने के लिए किसी के पास भी चला जाता या फिर किसी को भी अपने पास आने देता? ऐसा कैसे हो सकता है? मैसेज रायचंद, खौफ है तुम्हारा मेरे अंदर। डर था मुझे कि कल को जब मैं तुम्हें फिर से पालूंगा तो मुझे तुम्हें अपने इस 1 साल का हिसाब देना होगा और अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं किसी और लड़की के करीब गया तो तुम मेरी क्या हालत करोगी? आस्तिक की बात सुनकर अरुणिमा का दिल एक बार फिर से उसे प्यार करने का कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अब सुबह होने वाली है और थोड़ी ही देर में आस्तिक और उसे दोनों को अपने अपने काम पर निकलना होगा, इसलिए उसने खुश होते हुए कहा, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने सच में दिल से मेरा इंतजार किया है। थैंक यू आस्तिक, मुझे वक्त देने के लिए। आस्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान थी, पर तभी अरुणिमा ने कहा, वैसे तुमने मुझे कुछ नहीं पूछा। आस्तिक चौंक गया और हैरानी से बोला, इस बारे में पूछना है? तो अरुणिमा ने तुरंत कहा, अरे मुझसे भी तो पूछो कि इस 1 साल में कहीं मैं तो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो गई हूँ। अरुणिमा ने इतना ही कहा था कि आस्तिक उसकी बाजू पकड़ता है और उसे खींचकर अपने करीब ले आता है। अरुणिमा एक पल के लिए घबरा गई और आस्तिक उसकी आंखों में अपनी सर्च निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हारे अंदर मेरा खौफ खत्म हो गया है क्या? या फिर से एक बार पुराने आस्तिक से मिलना चाहती हो? अरुणिमा एक पल के लिए कांप गई क्योंकि उसे आस्तिक के शब्दों में रियलिटी नजर आ रही थी। तुरंत आस्तिक से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे होने लगी। आस्तिक को महसूस हो चुका था कि अरुणिमा डर रही है, इसलिए वो हंसने लगा। वो हंसते हंसते अरुणिमा को देखकर बोला, इसका मतलब बीस्ट की दहशत अभी तक है लोगों के मन में। अरुणिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, स्टॉप इट आस्तिक प्लीज, तुम ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हारी पुरानी रूप को सोचती हूँ तो आज भी दिल कांप पड़ता है। मैं उस बिस्ट को दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। उसके बाद अरुणिमा को कुछ याद आता है और वो तुरंत आस्तिक को सख्त निगाहों से देखते हुए कहती है, चलो तुम्हें ये तो पता चल गया है कि मैं आज भी बदली नहीं हूँ, बल्कि वही अरुणिमा हूँ जो पहले थी। लेकिन तुम्हारा क्या? आस्तिक ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? तो अरुणिमा तुरंत नाराजगी से उसे देखकर कहती है, मतलब ये कि 1 साल के लिए बीवी दूर क्या रही,
तुमने लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। कौन है ये रूबी डायन? आस्तिक की अचानक से हंसी छूट गई और वो अपने पेट पकड़कर हंसने लगा। जब उसने रूबी के लिए डायन सुना तो अरुणिमा के चेहरे पर नाराजगी थी और आंखों में जलन। आस्तिक उसे देखते हुए बोला, लगता है कोई जल रहा है। अरुणिमा तुरंत चढ़ते हुए कहती है, हाँ, हो रही है मुझे जलन। बताओ, कौन है ये लड़की? अगली बार तुम्हारे आसपास दिखेगी तो चुड़ैल के बाल नोच लूंगी। आस्तिक अपनी हंसी कंट्रोल करता है और अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए उसके कान के पीछे करता है। वो प्यार से अरुणिमा की आंखों में देखते हुए बोला, वो कोई भी नहीं है, बस एक क्लाइंट है। उसका नाम रूबी है और शादीशुदा है। अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, अपनी जलन के चक्कर में तुमने रूबी को ढंग से देखा ही नहीं, उसके हाथ में वेडिंग रिंग थी। अरुणिमा तुरंत बोली, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान तो तब दोगी ना जब मुझसे ध्यान हटेगा। आस्तिक थोड़ा रुककर अरुणिमा को देखते हुए आगे बोला, वैसे इस 1 साल में तेवर काफी बदल गए हैं, जवाब देना सीख गई हो। अरुणिमा ने अपना मुंह हल्का सा टेढ़ा किया और अपने बालों को झांकते हुए उसने तुरंत आस्तिक को देखते हुए कहा, तेवर तुम्हारे भी तो बदल गए हैं। अब अपने लुक को ही देख लो, ये क्या हाल बना रखा है अपना, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जंगल से लौटे हो। आस्तिक का चेहरा एकदम से भावहीन हो गया और वो हैरानी से उससे बोला, हाउ रूड अरुणिमा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये लुक मैंने तुम्हारे लिए रखा है ताकि तुम्हें पता चले कि 1 साल तुमसे जुदा रहकर मैं कितना तड़पा हूँ और तुम्हारी याद में देवदास बन गया हूँ। इसीलिए तो मैं बाल बड़े किए हैं, दाढ़ी बड़ी की है, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारी जुदाई का दर्द उठा रहा था। अरुणिमा ने तुरंत अपना सर पीट लिया और आस्तिक से बोली, पागल हो गए हो क्या? किसने कहा तुमसे कि ऐसे बाल और दाढ़ी बड़ी करने से तड़पते हुए आशिक का पता चलता है? इस रूप में देवदास कम और कबीर सिंह ज्यादा लग रहे हो। किसने दिया तुम्हें ये बकवास आइडिया? विक्रम ने। आस्तिक अपने हंसते हुए बोला। तो अचानक से अरुणिमा की मुस्कान गायब हो गई और उसे अचानक से विक्रम और आभा याद आ गए। उसने तुरंत आस्तिक से कहा, आस्तिक, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, विक्रम और आभा के बीच सब ठीक तो है ना? और बेला, उसका क्या हुआ? आस्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम और आभा बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अब आभा ने गुड न्यूज़ दी है। बहुत जल्दी विक्रम और आभा पेरेंट्स बनने वाले हैं। और जहां तक रही बेला की बात, तो बेला ने शुरू में उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब उसने देखा कि विक्रम आभा के साथ कितना खुश है और वो किसी भी कीमत पर आभा को खुद से दूर नहीं जाने देगा, तो बेला ने खुद ही अपने कदम पीछे ले लिए। मैंने भी अपना वादा पूरा किया और अपने बिजनेस का 70% मैंने बेला को दे दिया, जिसे लेकर वो न्यूयॉर्क चली गई और अब वो वहां पर अपना फैशन हाउस चलाती है। सुना है इन दिनों किसी फॉरेनर जोनाथन को डेट कर रही है वो। और तुम्हारे पेरेंट्स? अरुणिमा का सवाल सुनकर आस्तिक का चेहरा एकदम से भाव शून्य हो गया और वो ठंडी निगाहों से अरुणिमा को देखने लगा, क्योंकि अरुणिमा सबसे ज्यादा आस्तिक के पिता के बारे में जानना चाहती थी। अरुणिमा इस वक्त मिरर के सामने अपने बाल बना रही थी और आस्तिक उसके थोड़ा ही पीछे था, जो अपने गले में टाई को बांध रहा था। अरुणिमा उसे रिफ्लेक्शन से घूर कर देखती है तो आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। आस्तिक ने एक अंदाज में अरुणिमा के उसके परिवार पर सवाल उठाने को इग्नोर कर दिया था। उसने अरुणिमा को कुछ नहीं बताया, न तो उसने अपने पिता से हुई आखिरी बात के बारे में बताया और न ही उसका उसके परिवार के साथ इस समय क्या संबंध है, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने साफ तौर पर अरुणिमा को उस बात से दूसरे डायरेक्शन में कर दिया और ये कहा कि अगर उसने एक बार फिर से आस्तिक से ये सवाल किया तो वो अरुणिमा को फिर से परेशान करेगा, और इस बार तो रात से भी ज्यादा। अरुणिमा की आंखें एकदम डर से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो तुरंत बेड से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। उसे जाता देख आस्तिक मुस्कुरा उठता है। दोनों तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और एक सर्वेंट उनका ब्रेकफास्ट लगा रहा था। हालांकि वहां पर कुछ सर्वेंट पुराने थे जो आस्तिक को जानते थे, लेकिन नए सर्वेंट आस्तिक को बिल्कुल नहीं जानते थे, पर उनका काम सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व करना था, मालिक की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर बाहर आता है और उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं? लेकिन अरुणिमा तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, दरअसल मैं मिस्टर जॉयल से मिलने जा रही हूँ। कल मेरी वजह से मीटिंग नहीं हुई तो उसके लिए मैं उन्हें पर्सनली मिलकर सॉरी कहना चाहती हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? आस्तिक कुछ कहने वाला था,
पर तभी वो रुक जाता है और फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आज रात को हमारी डेट की तैयारी करने जा रहा हूँ। अरुणिमा एकदम से चौंक जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से आस्तिक को देखकर हैरानी से उसने कहा, डेट मतलब? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? कल रात मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी पहली डेट शानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करने जा रहा हूँ। अरुणिमा ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, आस्तिक मजाक बंद करो, डेट करने के लिए हम क्या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और न ही बच्चे हैं, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आस्तिक फुल मस्ती के मूड में था। उसने तुरंत अरुणिमा की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब करते हुए कहा, जरूरत तो मुझे इस वक्त कुछ और करने की है, लेकिन मैं बेचारा अबला पुरुष क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड मेरी ज़रूरतें समझती ही नहीं है और कल रात जब मैंने तुमसे वो कहा था कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो मैं सीरियस था। तुमने मेरी बात को मजाक लिया है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज रात तैयार रहना अपनी डेट के लिए, मैं ठीक 8 बजे तुम्हें पिक करने आऊँगा। उसके बाद आस्तिक धीरे से अपना चेहरा अरुणिमा के चेहरे के पास लाता है और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सरगोशी के साथ कहता है, और जब हमारी डेट खत्म हो जाएगी तो होटल रूम में हनीमून स्वीट बुक होगा, लेकिन इस बार बिना प्रोटेक्शन के होगा। अरुणिमा का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। उसने शर्माते हुए आस्तिक को अपने से दूर धकेला और गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है, आस्तिक, यू सच ए डिस्गस्टिंग, कितने बेशर्म हो गए हो तुम। लेकिन आस्तिक वहीं पर खड़ा खड़ा हंस रहा था और उसने हंसते हुए कहा, अरे अगर शर्माऊंगा तो तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगी ना, शर्माने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मुझे बेशर्मी रहने दो। अरुणिमा ने सनग्लासेस पहने और गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने आस्तिक से कहा, शट अप आस्तिक। लेकिन आस्तिक वहीं खड़े खड़े अरुणिमा से और ज्यादा मजे लेते हुए कहता है, रात को बताऊंगा शट अप का असली मतलब क्या है, तैयार रहना 8 बजे लेने आ जाऊंगा। अरुणिमा अपनी गाड़ी में बैठकर खुद ही ड्राइव करके वहां से निकल जाती है। उसके जाने के साथ ही आस्तिक के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम से चेंज हो जाता है और फिर से वो पहले वाले एक्सप्रेशन में आ जाता है। उसने अब तेजी से अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाने शुरू किए और अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर वो एक नंबर डायल करता है। सामने से किसी ने फ़ोन रिसीव किया तो आस्तिक ने सर्द और गुस्से भरी आवाज़ से कहा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, तब तक उसे मरने मत देना, ये काम मैं अपने हाथों से ही करूंगा। आधे घंटे बाद आस्तिक की कार एक अस्पताल के सामने रुकती है और वो सीधी लिफ्ट से होता हुआ इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उसने बोर्ड के सामने कदम रखा, दरवाजे पर खड़े हुए गार्डों ने उसे सैल्यूट किया और तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। आस्तिक अंदर दाखिल होता है। उसके आदमियों ने पहले से ही डॉक्टर और नर्स किसी को भी अंदर आने से रोक दिया था। आस्तिक अकेला उस 5 स्टार होटल के कमरे जैसे हॉस्पिटल वार्ड में दाखिल होता है और जब उसने सामने के पेशेंट को देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ऊपर लगे मॉनिटर पर हार्टबीट दिखाई जा रही थी और ऑक्सीजन मास्क पेशेंट के चेहरे पर लगा हुआ था। आईवी ड्रिप उसके हाथ की नसों में लगाया गया था। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर ढका हुआ था और जख्मों से भरा हुआ उसका चेहरा इस समय किसी घिनौने राक्षस की तरह लग रहा था। आस्तिक शेर की तरह दबे पांव चलता हुआ उसके पास आता है और उसके कानों के पास झुकते हुए कहता है, सुनकर खुशी हुई, तुम अभी तक जिंदा हो सूर्य मल्होत्रा। मुझे पता है तुम्हें होश आ चुका है, आंखें खोलकर अपनी मौत को अपने सामने देखो। सूर्य ने अपनी आंखें खोली और जब उसने आस्तिक को देखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं और वो एकदम घबराते हुए आस्तिक को देखने लगता है। आस्तिक ने उसकी मार मार कर ऐसी हालत कर दी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हाथ पैर इतनी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और बेजान हो गए थे और सर पर भी गहरा जख्म था। इसके बावजूद भी वो बच गया और वो बचा सिर्फ आस्तिक की वजह से है, क्योंकि आस्तिक उसे अभी मरने नहीं दे सकता है। कल रात जब उसने अरुणिमा को उस हालत में देखा था तो आस्तिक का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त इस इंसान की जान ले ले, पर उसने अपने आप पर काबू किया और सूर्य को अपने आदमियों के हवाले करके उसे अस्पताल में एडमिट करवाया और उसने लगभग धमकाते हुए कहा कि इसकी जान बचानी चाहिए, अगर कुछ हो जाता है तो आस्तिक पूरे अस्पताल को आग लगा देगा। कल रात ही सूर्य का इलाज शुरू हो गया था और अब वो होश में भी आ गया है। हालांकि उसकी हालत अभी भी अधमरे इंसान की तरह है, क्योंकि आस्तिक उसे मरने नहीं देगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता है। सूर्य की आंखें खुलती हैं और वो आस्तिक को अपनी डर से चौड़ी हुई निगाहों से देखता है, लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने डेविल स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूर्य के मुंह से ऑक्सीजन मास्क खींचकर उसके गर्दन पर फेंक दिया।
सूर्य को अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो जोरों से सांस लेने लगता है। उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थी और वो तेजी से सांस लेने लगता है। उसके सांस लेते हुए खांसी आने लगी थी और खांसते खांसते उसके मुंह से खून आने लगा था। उसके सीने में दर्द हो रहा था। उसे ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही थी और वो बिना ऑक्सीजन के इस समय तड़प रहा था। उसने दहशत भरी निगाहों से आस्तिक को देखा तो आस्तिक उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, कल रात मेरी अरुणिमा ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था ना। आस्तिक उस समय सूर्य के वार्ड में था और उसने सूर्य का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसके सीने में दर्द होने लगा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वह तड़प रहा था। उसकी आंखें एकदम डर से बड़ी हो गई और उसने उम्मीद के साथ दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कि कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन आस्तिक बहुत आराम से उसके सामने स्टूल पर बैठ गया और उसने अपना एक पैर दूसरे पर ऐसे रखा जैसे कि इस दुनिया का राजा वही है। एक बार उसने अपनी उस महंगी घड़ी के अंदर टाइम देखा और फिर उबासी लेते हुए अपने दोनों हाथ सामने बंद कर बैठ गया, जैसे कि वह इंतजार कर रहा हो सूर्य की जान निकलने का। तड़प तड़प कर सूर्य का पूरा हाथ पैर एकदम से बेजान हो गया था और खांसते खांसते उसके मुंह से खून आने लगा। तब कहीं जाकर आस्तिक बहुत आराम से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम मुझे वो बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ और बेहतर यही है कि तुम बिना किसी बकवास के मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज़्यादा दर्द हो, मैं तो तुम्हें आसान मौत देना चाहता हूँ। पर तुम्हें मौत आसान मिलेगी या नहीं, ये तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है। उसने जब देखा कि सूर्य की सांस एकदम से उसके गले पर आ गई है, तब कहीं जाकर उसने हाथ बढ़ाकर ऑक्सीजन मास्क को वापस उसकी नाक पर लगा दिया। सूर्य तेजी से सांस लेते हुए ऑक्सीजन खींच रहा था और जब उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलने लगा, तब कहीं जाकर उसकी सांस सामान्य हुई, लेकिन अभी भी वह तेजी से सांस लेते हुए आस्तिक को अपनी दरबारी निगाहों से देख रहा था। आस्तिक उसे अपनी डेविल स्माइल करते हुए मुस्कुरा कर देखता है और उसके हाथों में इस वक्त एक इंजेक्शन था। ये देखकर सूर्य की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। आखिर उसने ये इंजेक्शन कब निकाला और कहाँ निकाला? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इंजेक्शन के अंदर है क्या? आस्तिक ने सूर्य की ड्रिप की पाइप को अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ में इंजेक्शन लेकर उसने सूर्य से कहा, मैं एक बार सवाल करूंगा और मुझे उसका जवाब चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं न तो सवाल करूंगा और न ही तुम्हें जवाब देने लायक छोड़ूंगा। ये सबसे कम यातना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं और वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे इलाज पर बहुत खर्चा हो गया मेरा। वरना मत भूलो, तुम्हारे बाप को चलती गाड़ी में बम से उड़ा दिया था, तो तुम्हें इस अस्पताल के अंदर एक बंद कमरे में मारने में मुझे जरा भी सोचना नहीं पड़ेगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि तुम मर चुके हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तो मेरी जान ले लो। सूर्य ने मरी हुई आवाज में वह कहा तो आस्तिक के चेहरे पर जो शैतानी मुस्कान थी वह और गहरी हो जाती है। उसने उसकी ड्रिप को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और इंजेक्शन की नोक को उसके बिल्कुल डीप लाते हुए कहा, अगर तुमने वो राज नहीं बताया तो यह जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा और धीरे धीरे ये जहर तुम्हारे शरीर को अंदर से तबाह कर देगा। जो ऑक्सीजन तुम नाक से ले रहे हो वो उसे तुम्हारी धड़कनों तक पहुंचने ही नहीं देगा। उसके बाद तुम्हारी धड़कन बंद होगी, फिर तुम्हारी सांसें बंद होंगी, फिर दिमाग बंद होगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए शांत हो जाओगे। सूर्य की आंखें एकदम डर से बड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ पैर तक नहीं हिल रहे थे, क्योंकि उसके हाथ पैर पैरालाइज हो चुके थे। शब्दों में जो थोड़ी बहुत ताकत थी, उसके जरिए वह किसी से मदद के लिए नहीं बुला सकता था और आस्तिक उसकी मौत बनकर उसके सामने खड़ा था। आस्तिक उसे गुस्से में देख रहा था। उसे अरुणिमा के आंसू याद आ रहे थे। उसे याद आ रहा था जब उसे अपने बच्चों के खोने के बारे में पता चला, और जब उसे यह पता चला कि वह कभी मां नहीं बन सकती, तो कैसे उसने आस्तिक को खुद से दूर करने का और उसकी जिंदगी से चले जाने का निर्णय लिया। सूर्य ने अपने गुस्से और नफरत के चलते आस्तिक और उसके संसार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता और अरुणिमा का मिसकैरेज नहीं होता तो आज हालात कुछ और होते। वे दोनों अपने जुड़वा बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे होते, लेकिन सूर्य की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और आस्तिक को अरुणिमा से 1 साल तक दूर रहना पड़ा। उस 1 साल की कीमत आस्तिक ने सूर्य से उसी दिन ले ली थी जिस दिन उसने अरुणिमा को डिवोर्स पेपर भेजा था। उसी दिन उसने सूर्य के बाप की गाड़ी में बम लगा दिया और चलती गाड़ी ब्लास्ट हो गई। सूर्य की आंखों के सामने उसके बाप के टुकड़े पूरी सड़क पर बिखरे हुए थे और उसके बाद उसे पता भी था कि यह काम किसने किया है, लेकिन आस्तिक का नाम न तो सामने आया और न ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि उसका नाम ले सके। पर सूर्य ने भी हार नहीं मानी। 1 साल तक आस्तिक के खिलाफ साजिश करता रहा और आखिरकार उसने अरुणिमा को ढूंढ निकाला।
वो इस बिजनेस में इसलिए शामिल हुआ था कि अरुणिमा को परेशान कर सके और उसे प्रताड़ित कर सके, पर उसे नहीं पता था कि आस्तिक अरुणिमा से अलग नहीं हुआ है, बस उसने अरुणिमा को थोड़े समय के लिए खुद से दूर किया था। आस्तिक ने धीरे से उसे इंजेक्शन की नोक को पाइप के अंदर हल्का सा डाला, लेकिन उसे इंजेक्ट नहीं किया और इसमें जहर है। ये सुनकर सूर्य की आंखें एकदम डर से बड़ी हो जाती हैं। पर आस्तिक ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जोर से सांस लो और मुझे बताओ, कहाँ है वो, अरुणिमा की जुड़वा बहन कहाँ है? 1 साल पहले आस्तिक और अरुणिमा के तलाक के 10 दिन बाद आस्तिक की कार सीधे रायचंद मेंशन के सामने खड़ी हुई। उसने गुस्से में कार का दरवाजा खोला और तेज कदमों से मेंशन के अंदर चला गया। उसका एक ही मकसद था, पुष्कर रायचंद से आखिरी बातचीत करना और अपनी मां नेहा रायचंद को अपने साथ ले जाना। आस्तिक वहां पुष्कर जी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करने आया था और अपनी मां को उस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता था। आस्तिक जानता था कि पुष्कर रायचंद आगे भी नेहा जी का इस्तेमाल करके आस्तिक को ब्लैकमेल करेगा और उसकी जिंदगी में दखलंदाजी देगा। इसीलिए वो अपने पिता से बात करना चाहता था और एक आखिरी फैसले पर पहुंचना चाहता था। वैसे भी आस्तिक ने पुष्कर जी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन नेहा जी के साथ वो अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकता था, क्योंकि मां के साथ रिश्ते खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मेंशन के गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। ये देखकर आस्तिक का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम लोगों को मारना है क्या? रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? एक सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, आई एम सॉरी सर, हम आपका रास्ता जानबूझकर नहीं रोक रहे हैं। दरअसल हमें बॉस ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। दरअसल वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप मेंशन में आए तो आपको अंदर ना जाने दिया जाए। आस्तिक ने गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे दूर झटकते हुए कहा, अपनी औकात में रहो। मुझे मेरी मां से मिलने से आज दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आस्तिक को इतना गुस्से में देखकर बाकी सब अपने कदम पीछे ले लेते हैं। आस्तिक गुस्से में दरवाजे पर लात मारता है और मेंशन का दरवाजा एक झटके से खुल जाता है। आस्तिक गुस्से में घर के अंदर दाखिल होता है और हॉल में खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, पुष्कर रायचंद। आस्तिक की आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से वही आवाज सुनाई दे रही है। तभी किसी ने आस्तिक के कंधे से पकड़कर उसे पीछे की तरफ घुमाया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आस्तिक का गाल दूसरी तरफ झुक गया, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा और सामने गुस्से और नाराजगी से भरा नेहा रायचंद का चेहरा था। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? आस्तिक, अपने पिता को नाम से बुला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उस लड़की के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो कि अपने पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो? आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम अपने पिता को उनके घर में आकर उनके नाम से बुला रहे हो, जिनके सामने तुम नजर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, आज आवाज उठाकर बात कर रहे हो। ये सब उस बदचलन लड़की अरुणिमा के कारण हुआ है ना? नेहा जी ने गुस्से में आस्तिक से कहा तो अगले ही पल आस्तिक ने अपना हाथ उठाकर नेहा जी को रोक दिया। उसकी वे बड़ी बड़ी लाल डरावनी आंखें किसी को भी डरा सकती थी, लेकिन शायद नेहा की निगाहों से नहीं डरती थी। वो अभी भी आस्तिक की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी, लेकिन आस्तिक ने अपनी मां को रोकते हुए कहा, मैं अरुणिमा के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। आपको कोई हक नहीं है मेरी अरुणिमा पर उंगली उठाने का। नेहा जी भले ही आस्तिक को गुस्से में देख रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने नेहा जी के हाथ पांव में एक कपकपी पैदा कर दी और उनके कदम अपने आप पीछे हो गए। वो अपने दांत पीसते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, मतलब पुष्कर जी सही थे। उस लड़की ने तुम्हें पूरी तरह से बहका दिया है और तुम उसकी ही जुबान बोलने लगे हो। उसने तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है और आज तुम्हारे लिए वो लड़की इतनी बड़ी हो गई है कि तुम अपने माता पिता से इस तरीके से बात कर रहे हो। हैरानी हुई देखकर, कल तक तो उस लड़की का नाम लेना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं था। उसे फोहर, गंवार, जाहिल अरुणिमा कहा करते थे। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा नफरत तो तुम उसी से करते थे, पर आज उसके लिए कुछ सुनना भी तुम्हें गवारा नहीं हो रहा है। आस्तिक ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। उसे सच में याद था कि उसने अरुणिमा को किन जलील और घटिया नामों से नवाजा था, लेकिन अब उसे अपने ही शब्दों पर अफसोस हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया और नेहा जी को देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर आपसे मेरे और मेरी बीवी के बीच चल रहे मनमुटाव के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि पुष्कर रायचंद के साथ अपने सारे रिश्ते को खत्म कर सकूं और आपको अपने साथ लेकर जा सकूं।
मैं उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलिए। नेहा जी 10 मिनट तक तो आस्तिक को घूरती रही और उसके बाद उन्होंने आस्तिक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम यहाँ पर अपने किए पर माफी मांगने नहीं आए हो, बल्कि पुष्कर जी से अपना रिश्ता खत्म करने आए हो और मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। आस्तिक, पागल हो गए हो क्या? आखिर मेरा वो महत्वाकांक्षी बेटा कहाँ चला गया जिसे मैंने जन्म दिया था और जो हमेशा चाहता था कि उसे क्या चाहिए था? अपना लक्ष्य, माफिया में अपना नाम, अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना। यही तुम्हारा सपना था। तुम भूल गए आस्तिक, इसी के लिए तुमने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया और उस लड़की से शादी की जिससे तुम जानते भी नहीं थे। उस जिल्लत भरी शादी को तुमने बर्दाश्त किया ताकि तुम्हें वे सब मिल सके जो तुम हासिल करना चाहते थे। आस्तिक इस वक्त अपनी मां नेहा रायचंद के सामने खड़ा था और नेहा जी आस्तिक पर बहुत बुरी तरह से नाराज हो रही थी। वे आस्तिक की इस स्थिति के लिए अरुणिमा को दोषी ठहरा रही थी और गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आस्तिक, किसी लड़की के लिए तुम ये सोच सकते हो कि अपने पिता के साथ रिश्ते खत्म कर दोगे? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरुणिमा का प्यार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वे तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अरुणिमा को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी करो और अपना सपना पूरा करो। अचानक से आस्तिक की हंसी छूट जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगता है जैसे नेहा जी ने सच में कोई चुटकुला सुना दिया हो। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आ रही हूँ? उसे ऐसे हंसते देख नेहा जी और गुस्से में बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं क्या मजाक कर रही हूँ जो तुम हंस रहे हो? लेकिन अगले ही पल आस्तिक का चेहरा कठोर हो गया और वह हंसना बंद कर देता है। गुस्से भरी निगाहों से नेहा जी को देखते हुए बोला, नहीं माँ, ना तो आपने कोई चुटकुला सुनाया है और ना ही आप जोकर नजर आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली समझ रखा है और चाहते हैं कि मैं आपके इशारे पर नाचूं। तभी तो आप लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज तक आपने मुझे अपने इशारों पर नचाया है और मुझे कंट्रोल किया है, इसलिए चाहते हैं कि आगे भी मुझे कंट्रोल करें। और जब ये कठपुतली आपके इशारों पर नहीं नाच रही है तो आप लोग वह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर रायचंद से तो मुझे इसकी उम्मीद थी लेकिन आपसे नहीं थी। मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगी, मेरे साथ खड़ी होंगी, लेकिन नहीं, आखिर आपने भी मुझे एक खिलौना ही समझा। नेहा जी गुस्से में बोली, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ दूं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो आस्तिक, वह चीज़ तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हारा करियर, तुम्हारा बिजनेस, यहाँ तक कि माफिया में तुम्हारी जगह, ये सब कुछ छिन जाएगा। और वह भी किसकी वजह से? अरुणिमा की वजह से। आस्तिक एकदम से चिल्ला पड़ा, बस कीजिए माँ, एकदम चुप कीजिए। मैं अपनी अरुणिमा के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने उसके खिलाफ कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। नेहा जी के कदम डगमगा गए। गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? एक कल की लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसी बात कर रहे हो और अपने पिता के खिलाफ जा रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा वह सपना जिसके लिए तुम जीते आ रहे थे? कहाँ गई तुम्हारी वह जीतने की चाह जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे? भूल गए? तुम्हें भी तो उस लड़की से प्यार था, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड। क्या नाम था उसका? हाँ, मायरा, याद आया मुझे। लेकिन तुमने तो उसे अपने सपने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना बहुत बड़ा था। और उसके बाद तुमने अरुणिमा से शादी कर ली क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। तुमने सब कुछ अपने सपने के लिए किया था और ये बात भी मान ली थी कि 1 साल के अंदर वह तुम्हें एक बच्चा देगी। लेकिन अब वो बच्चा देने लायक नहीं है तो क्यों तुम एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आस्तिक, बात को समझो और ये सब तमाशा बंद करो। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस गलती को माफ कर देंगे और तुम्हें फिर से वही देंगे जो तुम चाहते हो। आस्तिक बोला, मुझे अरुणिमा चाहिए माँ, पर क्या करूं, आप लोगों ने तो उसे मुझसे दूर कर दिया है। आज आप लोगों की वजह से मुझे उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ना पड़ा। तो क्या आप मुझे मेरी अरुणिमा वापस ला सकती हैं? आस्तिक ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। नेहा जी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो आस्तिक ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, इस बारे में आपसे बात करना एकदम बेकार है। इसलिए मैं भी अब आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो आगे बोला, लेकिन कुछ बातें हैं जो क्लियर हो जाएं तो अच्छा है।
ना तो आप इस बारे में बात करेंगी और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखेंगी। तो पहली बात यह है कि मैंने अमायरा को छोड़कर अरुणिमा को चुना क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना था, अपनी मंजिल हासिल करनी थी। हाँ, उस वक्त मैं स्वार्थी था और मैंने ये सोचकर ऐसा किया कि एक वक्त के बाद मैं अरुणिमा को छोड़कर फिर से अमायरा के पास चला जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। अमायरा वो लड़की थी ही नहीं जो आस्तिक रायचंद को संभाल सके। उसके साथ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन असली सुकून मुझे सिर्फ मेरी अरुणिमा के पास ही मिलता था। इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। और वो प्यार कोई मामूली प्यार नहीं था, वो प्यार की वो हद थी जिसे मैं चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकता था। वो प्यार नहीं, एक जुनून है जो मैंने अरुणिमा के लिए महसूस किया है। अमायरा के दूर जाने पर मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ और ना ही इस बात की फिक्र हुई कि अगर वो मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन अरुणिमा के दूर जाने से मैं तड़प उठता हूँ, मेरी जान निकल जाती है, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। इसी से मुझे पता चलता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए सांसों की नहीं, मेरी अरुणिमा की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पर अपनी माँ को लेने आया था, जिसने बहुत प्यार से मुझसे कहा था कि अरुणिमा मुझे ज़िंदगी में वो हासिल करने में मदद करेगी जो मैं चाहता हूँ। मुझे लगा कोई मुझे समझे ना समझे, माँ, आप तो मुझे समझेंगी। इसलिए मैं आपके पास आया था सहारा ढूंढने के लिए। पूरी दुनिया में एक बच्चा अपनी माँ से उम्मीद लगाए रहता है, वही उम्मीद मैंने आपसे की थी कि आप मुझे और मेरे प्यार को समझेंगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अरुणिमा से दूर जाने के बाद मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अरुणिमा को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी खुद से दूर जाने दूंगा। मुझे उससे कोई वारिस नहीं चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा चाहिए। ये कहते हुए आस्तिक ने नेहा जी की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि उनकी नज़रों में अपने बेटे के लिए एक ममता की झलक नजर आएगी और वो आस्तिक और अरुणिमा के प्यार में उसका साथ देंगी। लेकिन जब नेहा जी ने आस्तिक को देखा तो उनकी आंखों में तिरस्कार और घृणा की भावना थी। ये देखकर आस्तिक को एहसास हो गया कि वह इतने सालों से एक भ्रम की जिंदगी जी रहा था। जिस परिवार को वह अपना कहता था, वह परिवार उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। नेहा जी आगे आईं और आस्तिक के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, देखो आस्तिक, तुम जो बातें कर रहे हो वो सब सुनने में अच्छी लगती है लेकिन असल जिंदगी के लायक नहीं है। तुम खुद सोचो, इतना बड़ा एम्पायर है, बिजनेस है, क्या होगा इन सब का। और माफिया में तुम्हारी जगह, तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी थी। तुमने बचपन से उसके लिए ट्रेनिंग ली है और ये सपना देखा है। क्या तुम अपना सपना एक लड़की के लिए छोड़ दोगे? अरुणिमा तुम्हारे लिए तुम्हारे बचपन के सपने से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है क्या? उनके शब्दों में जितनी मिठास थी, आंखों में उतना ही षड्यंत्र नजर आ रहा था। और आस्तिक अब सच और झूठ की पहचान बहुत अच्छे से करने लगा था। जिंदगी की ठोकरें खाकर वह इतना तो समझ ही गया था कि किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। इसलिए अगले ही पल उसने नेहा जी का हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा, आप मेरी माँ हैं भी या नहीं? नेहा जी की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। आस्तिक उन्हें देखते हुए बोला, क्या सच में मैं आपको उस औरत के रूप में देख पा रहा हूँ जिसने मुझे जन्म दिया था और एक अच्छा लीडर बनने की सीख दी थी? क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ लालच और स्वार्थ से भरी एक औरत नजर आ रही है, जो अपने नफरत और गुस्से के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही है। आस्तिक, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? नेहा जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो आस्तिक ने भी चिल्लाते हुए कहा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और सच तो यही है कि आप हमेशा से एक स्वार्थी औरत रही हैं और हमेशा से अपने आगे किसी और को नहीं देखा है, जिसकी शुरुआत सालों पहले ही हो गई थी, जब आपने अच्छाई का मुखौटा पहनकर सबसे पहले अपनी दोस्त को धोखा दिया था। शायद आप भूल गई हैं, लेकिन मुझे सब याद है। बताए, क्या ये सच नहीं है? पुष्कर रायचंद के साथ पहली शादी आपकी दोस्त की होने वाली थी, लेकिन आपने अपनी दोस्त को धोखा दिया और उसके बदले खुद मिस्टर रायचंद से शादी कर ली। ये जानते हुए भी कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आपने अपनी दोस्त को धोखा दिया। दुनिया के सामने आप जितनी बेबस और लाचार बनकर आई थी, असल में आप उतनी ही चालाक थीं, क्योंकि आपने भी मिस्टर रायचंद से पैसे, पावर और पोजीशन के लिए शादी की थी। जैसे ही आस्तिक ने नेहा जी के गुजरे हुए कल का एक कड़वा सच उनके सामने रखा, नेहा जी के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो गुस्से में आस्तिक को देखने लगती हैं। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ आस्तिक के गाल पर मार दिया, लेकिन आस्तिक को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो नेहा जी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहता है, मार लीजिए, चाहे तो एक और बार मार लीजिए।
आपने जन्म दिया है, आपको हक है मुझे मारने का, लेकिन सच्चाई से तो आप भी मुंह नहीं मोड़ सकती माँ। अपने लोगों को और दुनिया को हमेशा यही दिखाया कि आप कितनी बेचारी हैं, कितनी अबला हैं, आपके साथ कितना गलत हुआ है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि गलत आपने किया है चेतन और बेला की माँ के साथ। सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल मिस्टर रायचंद का रिश्ता पहले आपके लिए आया था, लेकिन आपने बिना देखे ही उस रिश्ते को ठुकरा दिया। और तब मिस्टर पुष्कर रायचंद की नज़र गई आपकी दोस्त और आपके घर में काम करने वाली एक सर्वेंट की बेटी पर। वह थी मालिनी। आकर्षण के चलते वो भी उनकी तरफ खींच गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जहां आपने उनका रिश्ता ठुकरा दिया, वहीं मालिनी का उनके साथ एक रिश्ता बन गया। लेकिन शादी वाले दिन आपने किया एक नया तमाशा। मालिनी के सामने अपनी दोस्ती और जान का हवाला देकर धोखे से मिस्टर रायचंद से शादी कर ली। मालिनी एक मामूली सी नौकरानी थी, इसलिए अपनी हैसियत जानकर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन आपने अपना असली रंग दिखा दिया। आखिरकार आपने वो हासिल कर ही लिया जिसकी आपको चाह थी, पुष्कर रायचंद की बीवी का दर्जा। लेकिन प्यार कभी वह आपसे नहीं कर पाए, प्यार तो वो हमेशा मालिनी से ही करते थे। इसलिए वो अक्सर मालिनी के पास जाया करते थे, उसके साथ रहा करते थे। मालिनी भले ही दोस्ती के हाथों मजबूर हो गई थी, लेकिन प्यार से वो भी खुद को आज़ाद नहीं कर सकी। और इसी प्यार के परवान चढ़ते हुए मालिनी प्रेग्नेंट हो गई। आपको गुस्सा तो बहुत आया था, इसलिए आपने मालिनी को मरवाने की भी प्लानिंग की, लेकिन तब पुष्कर रायचंद ने आपको धमकी दी कि अगर मालिनी को कुछ हो गया तो वो आपसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। ना चाहते हुए भी आपको मालिनी को जिंदा छोड़ना पड़ा और उसके बच्चों को भी अपनाना पड़ा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देते वक्त मालिनी दुनिया से चली गई और आपको अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी देकर चली गई। आप कई बार चाहती थी कि उन दोनों की जान ले लें, लेकिन पुष्कर रायचंद के डर के आगे आप कभी ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन एक डर आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहा कि अगर चेतन ने पुष्कर रायचंद की प्रॉपर्टी में अपना नाम कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने बचपन से ही मेरे दिमाग में माफिया लीडर बनने का बीज बोया। आपने मुझे बचपन से यही बताया कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है। आपने मुझे यह एहसास दिलाया कि ये सब मेरा है, ताकि चेतन और बेला को कभी कुछ ना मिल सके। नेहा जी की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं और उनमें आंसू भर आते हैं। ये उनकी जिंदगी की वो सच्चाई थी जो कभी सामने नहीं आई थी। उन्होंने इस राज को हमेशा अपने सीने में दफन रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस आस्तिक को वो भरोसे से अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहती है, वही उनके जीवन का आस्तीन का सांप निकलेगा। उन्होंने कांपते होठों से कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो मालिनी 2 कौड़ी की नौकरानी थी। उसकी हैसियत नहीं थी रायचंद खानदान में शादी करने की, और उसके बच्चे वो नाजायज थे। उन बच्चों का इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द एक वारिस पैदा करना है ताकि ये सब तुम्हारे नाम हो सके। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अरुणिमा से प्यार करने से फुर्सत ही नहीं थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज तक मैंने हमेशा तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया है और तुम मेरी इतने सालों की मेहनत हो। उस एक अरुणिमा के लिए इसे बर्बाद मत करो। ऐसा कहते हुए नेहा जी ने आस्तिक के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने उनका हाथ झटककर गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा, आपकी सच्चाई आपके सामने रखने का मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं आपके सपनों को पूरा करने की सीढ़ी बनूंगा, बल्कि मैंने आपको सच इसीलिए बताया क्योंकि आपको बताना चाहता था कि आज से मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। आप और मिस्टर रायचंद अब मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेहा जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने गुस्से में कहा, तो उस लड़की के लिए तुम्हें अपनी माँ की परवाह नहीं है? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, वह भी उस अरुणिमा के लिए? आस्तिक हंसते हुए बोला, आपके आंसू एक वक्त मुझे बहुत दर्द और तकलीफ दिया करते थे माँ, लेकिन अब नहीं। अब आपके आंसू ना तो मुझे दर्द दे सकते हैं और न ही तकलीफ, क्योंकि अब मैं आपके बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है ये वही मगरमच्छ के आंसू हैं जो एक वक्त आपने अपनी दोस्त मालिनी के सामने बहाए थे, पर अब इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैंने आपको मौका दिया था मेरे साथ चलने का और मिस्टर रायचंद की दुनिया को छोड़ने का, लेकिन शायद आपके लिए अपना सपना ज्यादा जरूरी है। अब आप क्या करेगी, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने का आपका हथियार अब आपके पास नहीं है। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए, आपकी जिंदगी से दूर, मिस्टर रायचंद की इस दुनिया से दूर, इस घुटन भरी दुनिया से दूर, क्योंकि मुझे सुकून सिर्फ मेरी अरुणिमा के पास मिलता है। इतना कहते हुए वो मिस्टर रायचंद की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। नेहा जी ने जब ये देखा तो उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा।
वो जल्दी से आस्तिक के सामने आकर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोली, नहीं आस्तिक, तुम पुष्कर जी से कोई बात नहीं करोगे। अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो अभी के अभी जा सकते हो, लेकिन खबरदार जो पुष्कर जी से कोई बात कही तो। लेकिन आस्तिक भी अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे माँ? जब मिस्टर रायचंद मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बीवी को धमका सकते हैं तो एक आखिरी बातचीत करना तो मेरा भी हक बनता है ना। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि जिस बेटे के लिए उन्होंने इतने साल माफिया की गद्दी संभाली, अब वो उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। एक आखिरी अलविदा कहना तो जरूरी है। इतना कहकर वो नेहा जी के पास से गुजर गया और तुरंत लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन इत्तेफाक से पुष्कर जी उस समय अपनी लाइब्रेरी में मौजूद थे और फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनका फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था और दरवाजे के पास खड़ा सिक्योरिटी हेड भी वहीं था। जैसे ही उसने आस्तिक को देखा, तुरंत रोकते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन अभी आप बॉस के पास नहीं जा सकते, वो इम्पोर्टेंट कॉल पर है। आस्तिक ने गुस्से में पुष्कर रायचंद की तरफ देखा। वही पुष्कर रायचंद ने डेस्क पर रखे फ़ोन की तरफ रुख करते हुए एक शैतानी मुस्कान दी और कहा, नहीं मिस्टर मेहरा, मैं इस बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहता। दरअसल मुझे अब आपकी बेटी की परवाह नहीं है। वैसे भी आस्तिक ने उसे डिवोर्स दे दिया है, तो अब उसका रायचंद खानदान से कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं उसकी हिफाजत क्यों करूं? ये बात मैंने आपको शादी तय करते वक्त ही कह दी थी कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत तब तक करूंगा जब तक वह हमारे परिवार के काम आएगी। लेकिन अब वो हमारे लिए बेकार है और अब तो उसका हमसे कोई रिश्ता भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में मैं उसकी कोई हिफाजत कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया है। आप अपने तरीके से देख लीजिए कि अरुणिमा की सिक्योरिटी कैसे करेंगे। सामने से अरुणिमा के पिता मिस्टर मेहरा की घबराई हुई आवाज़ आई, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रायचंद? ये सब क्या हो रहा है? अरुणिमा ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं और न आस्तिक ने, लेकिन अचानक ये सब क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी बेटी की हिफाजत करेंगे। आप जानते हैं ना उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है, तो फिर आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी अरुणिमा को अकेला मत छोड़िए वरना वे उसे जान से मार देंगे। आस्तिक अपने पिता की लाइब्रेरी में था। उसके सामने पुष्कर रायचंद, अरुणिमा के पिता मिस्टर मेहरा से बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर आस्तिक एकदम से हैरान रह गया। पुष्कर रायचंद ने आस्तिक को देखकर डेविल स्माइल की और मिस्टर मेहरा से आगे कहा, मुझे लगा नहीं था कि आपकी बेटी इस तरीके से हमारे एहसानों का बदला चुकाएगी। वो अब हमारी किसी काम की नहीं है। हमने बस उससे एक वारिस की उम्मीद की थी, लेकिन वो हमें वो भी नहीं दे सकी। इसके अलावा मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दिया है, तो उसका हमारे खानदान से भी कोई रिश्ता नहीं है। आप अपनी बेटी की हिफाजत खुद ही करिए, अब मैं उसकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता हूँ। और इतना कहने के साथ ही पुष्कर रायचंद ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आस्तिक अपनी जगह पर पूरी तरह से कांप रहा था। वह हैरानी से अपने पिता को देख रहा था। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसने उसे रोककर खड़े बॉडीगार्ड को जोर से धकेल दिया। पुष्कर रायचंद ने अपने हाथ के इशारे से उस बॉडीगार्ड को वहां से बाहर जाने का इशारा किया। आस्तिक तेज कदमों से अपने पिता के पास आया और अगले ही पल वो पुष्कर रायचंद के ऊपर झुकते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रायचंद? क्या है ये सब? कौन सा जाल बिछा रखा है आपने? क्या छुपा रहे हैं आप अरुणिमा के लिए मुझसे? पुष्कर रायचंद आराम से खड़े हुए और आस्तिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, आवाज नीचे करो लड़के, तुम इस वक्त मेरे घर में हो, इसीलिए मुझसे बात करते वक्त अपनी आवाज नीचे रखा करो। लेकिन आस्तिक भी गुस्से में भड़कते हुए बोला, आपके सामने नीचे आवाज में बात करना तो दूर की बात है, आपके साथ बात करना भी कौन चाहता है? मैं बस यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अरुणिमा के लिए कौन सा राज छुपाए बैठे हैं? यहाँ पर बात मेरी बीवी की है, इसीलिए मुझे ये जानने का हक है कि अरुणिमा के साथ ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे जानना है मिस्टर रायचंद, मुझे बताए। आस्तिक लगभग गुस्से में बौखलाते हुए कहा, पर पुष्कर रायचंद शैतानी इरादे से बोले, और अगर नहीं बताया तो? अगले ही पल आस्तिक आगे बढ़ा और उनकी कॉलर पकड़ ली। वह गुस्से में उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हिम्मत भी मत करना मेरे अंदर के बीस्ट को बाहर लाने की, क्योंकि हर कोई अरुणिमा नहीं हो सकता जो मेरे उस जानवर को बर्दाश्त कर सके। आज तक मैंने कभी आपको अपना दूसरा रूप नहीं दिखाया है, वरना जिस दिन दिखा दिया न, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसी आस्तिक को आपने बचपन से अपनी वारिस के रूप में देखा है। आस्तिक की बातों से पुष्कर रायचंद का दिमाग एकदम से घूम गया।
वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता का गिरेबान पकड़ने की? कितने बदतमीज और बेशर्म हो गए हो तुम, और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। इतना कहते हुए उन्होंने गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए आस्तिक को खुद से दूर धकेल दिया। लेकिन आस्तिक भी चिल्लाते हुए बोला, बार बार अरुणिमा को बीच में मत लाइए, और मत भूलिए वो आप ही थे जो हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते थे। मैंने आपसे नहीं कहा था कि मुझसे रिश्ता खत्म कीजिए, आप ही ने मुझे ऑप्शन दिया था, तो मैंने वो ऑप्शन चुन लिया है। मुझे अरुणिमा चाहिए और आपके साथ या फिर आपकी उस अनचाही बीवी के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। भले ही आप दोनों मेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन आज मुझे अपने पैदा होने पर अफसोस हो रहा है। इसीलिए मैं आप दोनों से अपने रिश्ते को खत्म करता हूँ। तो मिस्टर रायचंद, फालतू की बातें बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि अरुणिमा पर कौन सा खतरा है। ऐसा क्या राज है जिससे आप अरुणिमा को बचा रहे थे, किसी खतरे से बचा रहे थे? मुझे जानना है मिस्टर रायचंद। या तो सीधे तरीके से बता दीजिए या फिर मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगा। मिस्टर रायचंद आस्तिक के गुस्से और उसके पागलपन को समझ गए थे। उन्होंने तीखी निगाहों से आस्तिक को देखा और एक शांत लहजे में कहा, मैंने अरुणिमा के पिता मिस्टर मेहरा के साथ एक सौदा किया था। कैसा सौदा? आस्तिक ने पूछा। तो मिस्टर रायचंद आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, मैंने यही सौदा किया था कि मैं तुम्हारी बीवी की हिफाजत करूंगा। कैसी हिफाजत? कैसा खतरा था जिसके लिए उसके पिता को आपके साथ सौदा करना पड़ा? मुझे बताइए मिस्टर रायचंद, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मिस्टर रायचंद एक शैतानी मुस्कान के साथ आस्तिक को देखते हुए बोले, आराम से आस्तिक, आराम से। इतना क्यों बौखला रहे हो? अरे, 1 साल तक मैंने इस राज को अपने सीने में दफन करके रखा हुआ है, तो तुम 1 मिनट का समय तो ले ही सकते हो ना इसे सुनने के लिए। आस्तिक ने गहरी सांस छोड़ी और टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। उसके बाद उसने मिस्टर रायचंद को देखते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे बताइए कि वो कौन सा राज है जिसके लिए आप अरुणिमा की हिफाजत कर रहे हैं और किससे हिफाजत कर रहे हैं? बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मिस्टर रायचंद ने जैसे ही वो कहा, आस्तिक तुरंत अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, मुझे इस वक्त आपकी कोई भी शर्त गवारा नहीं है मिस्टर रायचंद। सुन तो लो, शायद तुम्हारे फायदे की ही बात हो, उसके बाद फैसला करना कि तुम्हें आगे क्या करना है। मिस्टर रायचंद ने जब ये कहा तो आस्तिक की निगाहें तीखी हो गई और वह मिस्टर रायचंद को देखने लगा। कुछ मिनट रुकने के बाद मिस्टर रायचंद ने उसके सामने अपनी बात रखी। आस्तिक ने गुस्से में कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मिस्टर रायचंद हंसते हुए बोले, तुम कुछ भी बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो दूर बैठी तुम्हारी बीवी, वो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी। आस्तिक खुद के गुस्से पर काबू रख रहा था। इस वक्त बात अरुणिमा की थी, इसीलिए उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, जब वक्त आएगा तब मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। लेकिन अभी के लिए आप मुझे ये बताएं, अरुणिमा को किससे बचाव की जरूरत है? मिस्टर रायचंद ने उसे एक डेविल स्माइल दी और आखिरकार शांत लफ्जों में कह दिया, उसकी बहन से, उसकी पागल सन की जुड़वा बहन से। अरुणिमा इस वक्त अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और खुद को शीशे में निहार रही थी। आज सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक डार्क मैरून रंग का 1 पीस गाउन पहन रखा था, जिसके एक साइड पर कटा हुआ था, जिसकी वजह से अरुणिमा की पतली गोरी टांगें रिवील हो रही थी। उसने पैरों में ऊंची एड़ी की हील पहन रखी थी और बहुत ही बोल्ड मेकअप कर रखा था। उसके बाल खुले हुए और स्ट्रेट थे, कानों में पर्पल कलर की इयररिंग्स और हाथों में ब्रेसलेट, गले में एक पेंडेंट जिस पर ए सिंबल्स बना हुआ था, और होठों पर न्यूड लिपस्टिक। उसने परफ्यूम की बोतल उठाए और खुद के ऊपर थोड़ा सा खुशबू का असर किया। आखिरकार आज वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। लेकिन इस खूबसूरती की वजह ये नहीं थी कि उसने सुंदर कपड़े पहने थे, बढ़िया मेकअप किया था या फिर उसने महंगी एसेसरीज पहनी थी, बल्कि आज वो खूबसूरत इसीलिए लग रही थी क्योंकि आज पहली बार अरुणिमा आस्तिक के साथ डेट पर जा रही थी। ये सोचते ही अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और उसके गालों पर प्राकृतिक ब्लश आ गया। गुलाबी गाल देखकर अरुणिमा खुद शर्माने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आखिर वो इतनी बचकानी हरकत कैसे कर सकती थी आस्तिक के साथ डेट? लेकिन अब वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे।
और अब एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को आज की खूबसूरत शाम के लिए डेट पर ले जाना चाहता था, जिसके लिए अरुणिमा तैयार हो रही थी। वो खड़ी हुई और खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, एकदम परफेक्ट, कहीं से कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कहीं आस्तिक उसकी इस खूबसूरती में कोई कमी न निकाल दे। वैसे आस्तिक को अरुणिमा की खूबसूरती के आगे कोई कमी नजर ही नहीं आती थी, लेकिन आज अरुणिमा ने खुद को ऐसे तैयार किया था जैसे कि वो चाहती हो कि आस्तिक उसे देखे। एक निगाह उसने दीवार पर रखी घड़ी की तरफ डाली। उसने देखा 7 बजे बजने में अभी टाइम था। वो मुस्कुराते हुए खुद को देखने लगी और अपने अंदर कुछ और कमी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कोई कमी नजर नहीं आई। होती भी कैसे, कोई कमी थी ही नहीं। पर आखिरकार उसने अपनी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी निकाल ही दी। 7 बजे बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। आज आस्तिक ठीक 7 बजे आएगा। वैसे वो 7 बजे के बाद भी आ सकता था। यही सोचते हुए अरुणिमा ने अपना क्लच बैग उठाया और उसके अंदर अपना एक क्रेडिट कार्ड और कुछ जरूरी सामान रखा। क्लच बंद करके उसने वो पतली सी चैन अपने कंधे पर टांगी और खुद को एक बार फिर से आईने में देखने लगी। अब अगर लड़की इतनी खूबसूरत लग रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो खुद की 2-4 पिक्चर न ले। यही सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और ड्रेसिंग टेबल पर रखकर स्टाइल देती हुई 1-2 फोटो क्लिक की। वो और भी पिक्चर्स लेना चाहती थी, पर तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। किसी ने उसका फोटो सेशन खराब कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि अभी 7 बजे बजने में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं तो उसके मन में ख्याल आया, क्या ये आस्तिक हो सकता है? वैसे हो तो सकता था। आस्तिक टाइम का पक्का था, उसे लेट होना पसंद नहीं था और आज तो उसकी पहली डेट थी, वो भी अपनी ही एक्स वाइफ के साथ। तो ऐसे में वो लेट कैसे हो सकता था? अरुणिमा जल्दी से दरवाजे पर गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे की मुस्कान और ज्यादा खिल गई। सामने गुलाब का एक बहुत बड़ा सा हॉट शेप का बुके था। वो बुके इतना बड़ा था कि उसमें 4 चेहरे समा सकते थे। अ रोज फॉर माई ब्यूटिफुल रोज। आस्तिक के शब्दों ने अरुणिमा को और ज्यादा मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसे पता था कि इस गुलाब के बुके के पीछे आस्तिक ही है, लेकिन वह गुलदस्ता इतना बड़ा था कि आस्तिक का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। अरुणिमा ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से वो गुलदस्ता लिया और जैसे ही उसने उसे साइड किया, आस्तिक का हैंडसम सा चेहरा उसके सामने आ गया। अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। आस्तिक ने बाल कटवा लिए थे और वो क्लीन शेव हो गया था। अरुणिमा को उसका कबीर सिंह वाला लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे पहले वाले आस्तिक की तरह ही देखना चाहती थी। इसीलिए अपनी मल्लिका के हुक्म के आगे आस्तिक ने तुरंत जाकर अपना हुलिया सही करवाया और बिल्कुल पहले जैसा बनकर आ गया। उसे ऐसे देखकर अरुणिमा की मुस्कान और गहरी हो गई। वो जल्दी से अंदर आए और बुके को सबसे पहले अपने बैग के पास लगे हुए वास में सजाया। उसके बाद उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, हैंडसम लग रहे हो। आस्तिक मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ और अरुणिमा को ऊपर से नीचे तक अपनी सख्त निगाहों से देखते हुए बोला, आज किसी का मर्डर होने वाला है। अरुणिमा गुलाब को वास में सेट कर ही रही थी कि आस्तिक के शब्दों ने उसे चौंका दिया। वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आस्तिक उसके करीब आया। उसने अरुणिमा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उसे अपने करीब किया। अरुणिमा एकदम से उसके सीने पर आ लगी। आस्तिक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत बनकर जाओगी तो कोई तुम्हें देखेगा। कोई तुम्हें देखेगा तो आंखों से देखेगा और मुंह से तुम्हारे लिए तारीफ के शब्द निकालेगा। उसके बाद मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरुणिमा ने उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए कहा, मारने काटने के अलावा तुम्हें और कुछ आता है? आस्तिक मुस्कुराया, आता है ना, तुमसे रोमांस करना। ऐसा कहते हुए आस्तिक के चेहरे पर एक जुनूनी मुस्कान थी और वो धीरे से अरुणिमा के कानों के पास झुकते हुए अपनी गर्म सांसों के साथ बोला, याद है ना आज का वादा, बिना प्रोटेक्शन के? अरुणिमा का चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। उसने आस्तिक को खुद से दूर धकेला और अपनी ड्रेस सही करते हुए बोली, बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बिना सिर पैर की बातें। अगर तुम्हारी बातों में उलझी रही तो आज रात भूखी रह जाऊंगी और मेरी पहली डेट खराब हो जाएगी। आस्तिक ने भी अपना ब्लेजर हल्का सा सही किया और अपने हाथों को हल्का मोड़कर अरुणिमा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे डेट खराब हो जाएगी मैडम? आस्तिक रायचंद ने डेट प्लान की है, स्पेशल से भी स्पेशल होगी। अरुणिमा ने तुरंत उसका हाथ थामा और आस्तिक उसे लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। वो दोनों परफेक्ट कपल की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरे। आस्तिक ने ब्लू रंग का ब्लेजर पहन रखा था और अंदर व्हाइट रंग की शर्ट थी।
उसके बाल पूरी तरह से सेट थे और क्लीन शेव के साथ कानों में डायमंड का स्टड उसे एकदम हैंडसम और किलर लुक दे रहा था। अरुणिमा के साथ तो वो और ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। वो दोनों मेंशन से बाहर आए। अरुणिमा ने कहा, पार्किंग में चलते हैं, मेरी गाड़ी वहां है। लेकिन आस्तिक ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाएंगे, बल्कि उस गाड़ी में जाएंगे जो मैं लेकर आया हूँ। अरुणिमा ने चौंकते हुए आस्तिक को देखा। आस्तिक ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक चुटकी बजाई। अगले ही पल मेंशन का दरवाजा खुला और एक बड़ी सी ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी अंदर आई, जिसे देखकर अरुणिमा एकदम हैरान रह गई। हैरानी से उसने आस्तिक की तरफ देखा तो आस्तिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और नरमी से बोला, मैंने कहा था ना, आज की शाम तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ये शाम स्पेशल से भी स्पेशल होगी। अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान सच में उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। सच में आस्तिक ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। वैसे तो अरुणिमा की जिंदगी में उसका पहला प्यार कोई और था, लेकिन आस्तिक ने जब अरुणिमा से प्यार किया तो उसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। अरुणिमा खुद हैरान थी कि आस्तिक ने उसका दिल चुराया नहीं था, बल्कि छीन लिया था और अपने पास कैद कर लिया था। वो भी इस तरीके से कि अब अरुणिमा को आस्तिक के अलावा न तो कोई नजर आता था और न ही उसके प्यार के अलावा उसे किसी और चीज की जरूरत थी। उसने अपनी जिंदगी में वो हासिल कर लिया था जो वो करना चाहती थी। अपने पिता की कंपनी को उसने डूबने से बचा लिया, अपना एक नाम बनाया, अलग पहचान बनाई। वो खुद स्वाभिमान के साथ एक अलग अरुणिमा बनकर खड़ी थी, और आज उसके साथ वो शख्स खड़ा था जिसे उसने दिल से चाहा है। अरुणिमा इस समय मेंशन के दरवाजे पर खड़ी थी और सामने खड़ी उस बड़ी सी लंबी चौड़ी ब्लैक कलर की लिमोजिन को देखकर एकदम से दंग रह गई। आस्तिक उसके पास आता है और अपना हाथ बहुत स्टाइल में उसकी तरफ करते हुए कहता है, ए ब्यूटीफुल इवनिंग फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। अरुणिमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। उसने अभी अभी अरुणिमा को अपनी वाइफ कहा था। हाँ, वो अब उसकी बीवी नहीं थी, लेकिन आस्तिक ये बात नहीं मानता था। उसके लिए अरुणिमा आज भी उसकी ही थी। वो एक कागज का टुकड़ा कभी अपने और अरुणिमा के बीच नहीं आने देगा। अरुणिमा से दूर भी वो बस उसी के लिए हुआ था, वरना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे अरुणिमा से दूर कर दे। अरुणिमा मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और आस्तिक उसे बहुत ही नजाकत से अपनी कार के पास लेकर आता है। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला था कि आस्तिक ने अपना दूसरा हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो खुद अरुणिमा को लिमो के पास लेकर आता है और उसने अरुणिमा के लिए दरवाजा खोला और थोड़ा सा झुकते हुए अरुणिमा को अंदर बैठने का इशारा किया। अरुणिमा के लिए वो पल एकदम से चौंका देने वाला था। आस्तिक आज तक कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता और किसी के सामने झुकना तो दूर की बात है। सच में आज आस्तिक ने अरुणिमा को हैरान कर दिया था। इस एक साल में लगता है सिर्फ अरुणिमा ही नहीं, आस्तिक भी काफी बदल गया है। अपना इवनिंग गाउन संभालते हुए वो बहुत ही शालीनता से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और जब उसने लिमोजिन के अंदर की सजावट देखी तो वो एकदम से दंग रह गई। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर आस्तिक भी वहां बैठ जाता है। अरुणिमा और उसके बीच में दो इंसानों की जगह खाली थी, लेकिन आस्तिक फिर भी अरुणिमा की तरफ खिसककर बैठा था। अरुणिमा ने देखा, सामने की तरफ गाड़ी के अंदर ही एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है जिसके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और उसके ऊपर एक छोटी सी बाल्टी नुमा आकार की बास्केट में शैंपेन की एक बोतल रखी हुई थी। अरुणिमा हंसते हुए आस्तिक को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो हम किसके लिए टोस्ट कर रहे हैं? आस्तिक अभी भी अरुणिमा को ही देख रहा था। उसके सवाल पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बास्केट में से शैंपेन निकाली और उसका ढक्कन खोलकर सामने रखी दो कांच की खूबसूरत ग्लास में डाल दी। उसने वो दोनों ग्लास उठाए और एक अरुणिमा की तरफ बढ़ा दी। अरुणिमा वैसे तो ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन वो शैंपेन मीठी थी और इसमें किसी भी तरीके की कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं थी। यहाँ तक कि अरुणिमा कभी कभी पार्टी में भी सोशल तरीके से शैंपेन पी लिया करती थी। आस्तिक और अरुणिमा के हाथ में शैंपेन की वे लंबी ग्लास थी, जिसे आस्तिक ने हल्का सा अरुणिमा की तरफ करते हुए कहा, आज हम टोस्ट करेंगे एक स्पेशल ओकेजन के लिए। अरुणिमा ने उसके ग्लास के सिरे के साथ अपने ग्लास को टकराते हुए कहा, और क्या है वो स्पेशल ओकेजन? आस्तिक अरुणिमा के कानों के पास झुकता है और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके कानों के बालों को पीछे करते हुए उसके खूबसूरत बाली के पास अपने होठों को लाते हुए कहता है, हमारी आज की इस लंबी रात के लिए जिसे मैं खत्म नहीं होने दूंगा। अरुणिमा के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं उसका जवाब सुनकर और वो शर्माते हुए अपनी शैंपेन का एक और घूंट लेने लगती है। आस्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान थी और वो भी शैंपेन पीने लगता है।
लिमोजिन सड़क पर चल रही थी और वो बिल्कुल इतनी स्मूथ और आराम से चल रही थी कि अरुणिमा को पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ी ड्राइव भी हो रही है। उसे बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के अंदर बज रहा था धीमा म्यूजिक और आस्तिक का साथ ये पल बहुत खूबसूरत बना रहा था। एक नज़र खिड़की से बाहर देखने के बाद अरुणिमा तुरंत आस्तिक की तरफ देखती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, तो आज रात की हमारी डेट के लिए तुमने क्या क्या सरप्राइज प्लान किया है? आस्तिक उसे हैरानी से देखता है। अरुणिमा के चेहरे पर ये जानने की एक्साइटमेंट थी। आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने मजाक के अंदाज में कहा, लड़कियों के अंदर पेशेंस लेवल कम होता है ना? उसकी बात सुनकर अरुणिमा की आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं और वो जिद्दी अंदाज में कहती है, नहीं, लड़कियों में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल होता है। उसके इस तरीके से बोलने पर आस्तिक की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन अरुणिमा ने रूठे हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर अपने ही सवाल पर वो हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, बाकी सब में तो नहीं, लेकिन सरप्राइज के मामले में सच में लड़कियों में पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है। हमें वो जानना होता है जो हमसे छुपाया जाता है। आस्तिक की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने धीरे से अरुणिमा के हाथों को पकड़ा और उसकी कलाई पर चूमते हुए कहा, जानता हूँ, बाकी लड़कियों को तो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और फिर भी ये कहूँगा कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊँगा। जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, तब तक वो सरप्राइज तुम्हारे लिए सरप्राइज ही रहेगा। पर मेरा विश्वास करो, तुम्हें वो सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। अरुणिमा का दिल बहुत खुश था और साथ में अधीर भी। वो इंतजार कर रही थी कि आस्तिक ने उसके लिए अगला सरप्राइज क्या सोच रखा होगा। वैसे तो आस्तिक की हर अदा पर अरुणिमा को प्यार आता है, लेकिन उसके सरप्राइज का तो क्या ही कहना। वो हमेशा सरप्राइज देकर कोई बड़ा शौक ही देता है। सफ़र लगता है अभी और ज़्यादा लंबा चलेगा। अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ देखते हुए कहा, तो पिछले 1 साल में तुमने क्या क्या किया? आस्तिक ने उसके हाथों को और कसकर अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों को प्यार से सहलाते हुए कहा, मेरे पास पिछले 1 साल का बताने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बस इतना कि मैं हर रात तुम्हें याद करता था और तुम्हें याद करके तकिए को गले लगाकर सो जाया करता था। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत दिलचस्प बातें होंगी। अरुणिमा के गाल गुलाबी हो जाते हैं और उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने भी अपना 1 साल कुछ ऐसे ही बिताया है, तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारे बारे में सोचते हुए और तुम्हारे लिए तड़पते हुए। आस्तिक उसे सरगोशी के साथ देखते हुए कहता है, वो तो मुझे उसी दिन पता चल गया था। 1 साल के इंतजार के बाद तुम कितना मुझ पर हावी हुई थी, उसमें मुझे तुम्हारी तरफ साफ पता चल रही थी। अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और उसके कान एकदम से लाल पड़ जाते हैं। आस्तिक गलत नहीं कह रहा था। उस रात जब 1 साल के इंतजार के बाद आस्तिक और अरुणिमा एक दूसरे में खोए हुए थे, तो अरुणिमा पूरी तरह से वाइल्ड हो गई थी। उसे महसूस करते हुए अरुणिमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आस्तिक की मुस्कान और गहरी हो गई। मतलब कि अरुणिमा आज भी उससे शर्माती है। कुछ सोचते हुए अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ देखा और बोली, अच्छा, उस दिन तुमने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए नहीं जाना है, तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है और तुम्हारे पापा, उनसे तुम्हारी बात हुई ना? अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। तुम्हारे पापा जो चाहते थे वही हुआ है। तुम और मैं साथ नहीं रहे, तो फिर तो तुम्हारे पापा खुश हुए होंगे और अपना बिजनेस तुम्हें दे दिया होगा ना? अरुणिमा ये सब इतनी एक्साइटेड होकर पूछ रही थी जैसे कि आस्तिक उसका जवाब अभी देगा। लेकिन आस्तिक ने उसकी आंखों में देखा। उस दिन तो उसने अरुणिमा के इस सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज वो उसे जवाब जरूर देगा। उसने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए गंभीर एक्सप्रेशन रखे। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और न ही उसने कुछ कहा। उसके मौन ने ही अरुणिमा को उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। वो एकदम से हैरान हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया होगा ना? तुम अभी भी अपनी फैमिली के साथ हो, तुम उनसे अलग नहीं हुए हो ना? आस्तिक देख सकता था उसकी आंखों में एक अविश्वास और चेहरे पर हताशा थी और उसके शब्दों में एक ऐसी घबराहट थी जैसे कि हर चीज के लिए वो खुद को दोषी मान रही हो। आस्तिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसीलिए मेरे परिवार से अलग होने के डिसीजन में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो तुम्हें खुद को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है। तो कहानी ख़त्म हो गई है और मैं फिर से आ गई आपके सामने। तो अभी की बात यह है कि आप लोगों ने कहानी सुनी है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे पता नहीं चलता।
प्लीज़ आप लोग कम से कम नाइस स्टोरी इतना तो कमेंट कीजिए। उसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो करने के लिए कह ही रही हूँ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, एक और बात, दिवाली के टाइम पे मे भी हो सकता है कि एपिसोड उतने दिन ना आए, ठीक है, क्योंकि दिवाली यार आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, फेस्टिवल ही होता है, ठीक है, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ मैनेज करना है। तो आप लोग अपना दिवाली एंजॉय कीजिए, मैं भी दिवाली एंजॉय करूँगी अपनी फैमिली के साथ। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाली स्टोरी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग दूँगी।